हे गाइस, एनियो माकुतो के इस टावर गॉड एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे बैम के कहने पर उसके मास्टर जिन्हों ने काइजर का नाम खरीद लिया, वो भी 10 बिलियन पॉइंट खर्च करके, जिसकी वजह से यूरी का प्लान भी खराब हो गया। वहीं पे दूसरी तरफ यूरी को एक शर्त मिली है जो कि प्रिंस मैस्टिन ने खुद दी है, जहाँ उनके 13 सीरीज वेपन दाव पर होंगे। वहीं दूसरी तरफ स्लेयर कराका भी अब इस गेम के अंदर आ चुका है, जिस सारी बातें पता लग गई हैं कि कैसे यूरी इस ट्रेन पर है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले नीचे वाला बटन दबा दीजिए ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए। तो देखते स्टोरी में आगे। हम देखते हैं यूरी को, जिसने जैसी शर्त के बारे में सुना वो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी कि मैस्टनी भला ऐसा क्यों कह रही है। जब मैस्टनी कह रहा था कि इस बैट के अंदर जो भी जीतेगा वो इन दोनों वेपन को रख सकता है। वहीं पे यूरी अब थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, भला मैं तुम्हारे साथ ये शर्त क्यों लगाऊंगी। जिस पर मैस्टनी उसे कहती है इसलिए क्योंकि जो बदलाव तुम चाहती हो इतने बुरे तरीके से, जिसके लिए तुम पागल हो। जब यूरी उसकी बात को ध्यान से सुन रही थी, मैस्टनी कहती है कि तुम हमेशा से टावर को चेंज करना चाहती हो और इसीलिए मैं तुमसे शर्त लगाना चाहती हूँ, और अगर तुम जीत गई तो टावर की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होगा किसी एक प्रिंसेस के पास 13 सीरीज के वेपन होंगे, और उस पावर का यूज करके तुम इस टावर के अंदर चेंज कर सकती हो बहुत सारी चीजें जो तुम चाहती हो, जो करेंटली तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है तुम्हारे लिए। मैं अपनी रीजन नहीं बता सकती कि मैं ग्रीन एप्पल के पीछे क्यों हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए सजेशन बहुत अच्छा है। और एंड में मैस्टनी बस इतना ही कहती है कि इसके बारे में सोचना, क्योंकि मैंने पहले ही सारी तैयारी कर ली है, और इस शर्त की जितनी भी डिटेल है उनको समराइज करके मैं तुम्हारे पॉकेट पे सही टाइम पर भेज दूंगी। और अगर तुम उसे मना करती हो तो मैं ये मेक श्योर करूंगी कि तुम ट्रेन पर ना रह सको। ये बात सुन के तो यूरी और भी शॉक हुई थी कि भला मैस्टनी कैसे पता कि यूरी हेल ट्रेन पर है। वही मैस्टनी उस वक्त इतना कहती है कि तुम काफी ध्यान से सोचना कि तुम क्या डिसीजन लेने वाली हो, और साथ ही में एक नाइस ट्रिप एंजॉय करो यूरी। जिसके साथ ही मैस्टनी उस कॉल को कट कर देती है, और हम देखते हैं यूरी को, जिसको और भी कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। इवान भी काफी परेशान था। यूरी इवान से पूछती है क्या मैं सही सुन रही हूँ, इससे मैस्टनी ने मुझे फोन किया था अभी। जिस पे इवान कहता लगता तो ऐसा ही है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यूरी यहाँ पे गहरी सोच में पड़ गई थी शर्त के बारे में, और कैसे 13 सीरीज मैस्टनी को चाहिए, और ये भी बात जानते हुए कि अगर शर्त में कोई भी हारता है तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी उसे ग्रीन एप्पल क्यों चाहिए, आखिर उसका मोटिव क्या है, और उसने ब्लैक मार्च क्यों नहीं चुना, क्योंकि यूरी के पास 2 13 मंथ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बैट की सारी डिटेल भी पहले सोच चुकी है, यानी कि उसकी प्लानिंग काफी टाइम से चल रही थी, और उसने मुझ पे नजर भी रखी है क्योंकि उसे पता है कि मैं हेल ट्रेन पर हूँ। लेकिन ये सब चीजें इतनी सिंपल फील नहीं होती। आखिर यहाँ चक्कर क्या चल रहा है। और ठीक से वन पे कोई पीछे से उन्हें कहता है कितनी अच्छी बात है कि तुम इतनी इजीली मुझे मिल गई। और जैसे यूरी और इवान पीछे देखते हैं, हम देखते कि कराका हेल ट्रेन के गेट पर खड़ा था, जो कह रहा था तुम्हारे काले बाल और लाल आंखें, तुम पक्का वही हो। जहाँ इवान और यूरी सोचते थे कि ये लोग कौन है, वहीं कराका इनसे पूछता है क्या तुम यूरी जहाद हो। यूरी हाँ में जवाब देते कहती है कि तुम कौन हो। जहाँ इवान वार्न करता प्रिंसेस को किसकी एनर्जी कुछ सही नहीं लग रही, जहाँ पे कराका बताता है कि मैं हूँ कराका और मैं हूँ फक का गॉड, और जब मैं इस ट्रेन पर छुपा हुआ था उस समय तुमने मेरे सबसे प्यारे आदमी को मार दिया। और यूरी को समझ नहीं आ रहा था कि स्लेयर यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन वो इससे पूछती है क्या तुम यहाँ बदला लेने आए हो, जिस पे कराका कहता है बिल्कुल ठीक सही कहा। और वहीं कराका ये भी कहता है कि मैं बस ये चीज देख नहीं सकता कि मेरे से कोई मेरी प्रीशियस चीज छीन ले। वहीं यूरी अब गंदा समूह बनाते कहती है तुम सही में बेवकूफ हो। जैसे उन्हें सुना था तुम्हारे बारे में कि तुम इंसेन हो, ये बात बिल्कुल सही निकली, और अगर तुम इस ट्रेन में छुप के ट्रैवल करते तो तुम्हें छुपे ही रहना चाहिए था। लेकिन चलो अच्छा ही हुआ कि तुम सामने आ गए, क्योंकि मेरे भी कुछ पुरानी चीजें थी जो तुमसे सुलझानी है। यहाँ पे कराका कहता है एक्सीलेंट, जिसके साथ ही कराका अपना एक बहुत ही खतरनाक अटैक स्टार्ट कर देता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं सिविशो और बाकी लोगों को, जो कि नो नेम रेजिडेंट पे आराम से मजे से रेस्ट करने में लगे हुए थे। सिविशो के थ्रू में पता लगता है कि कैसो कितना थका हुआ है, और वहीं काइजर को भी अब स्टेशन से बाहर भेज दिया गया है। जब स्लीपिंग गाय को भी देखते हैं तो सेम यही बात कह रहा था, जिस पर सिविशो से डांटते हुए कहता है तुम तो पूरे टाइम सो रहे थे, नहीं तो हादसों के कंधे पे थे, तो तुम मतलब क्यों थक गए। वहीं भी उसी टाइम खून आ जाता है। जो इंडोर से और बाकी लोग के बारे में पूछता है, जहाँ से हासु पता लगता है कि कैसे बाकी लोग नहाने धोने में लगे हैं और हासु अपनी ट्रेनिंग में। जहाँ सिविशो उनसे कहता है कि हम तो फिर भी रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग को तो आज रात ही निकलना है हेल ट्रेन के लिए। लेकिन कून के टीममेट्स में से कुछ लोग घायल हो गए थे जो अभी तक ठीक नहीं हुए थे, और इस वजह से इनको थोड़ी दिक्कत होने वाली है, लेकिन कुछ भी करके इन्हें ट्रेन पर तो पहुंचना ही है। जैसे भी शू अब कून से पूछता है कि स्टेशन में क्या होगा, क्या फक इसको मैनेज करने वाला है। जहाँ कून कहता है नहीं, अभी के लिए तो अल्फाइनिया पीछे रुकेगी
और स्टेशन में बाकी सारी चीजें देखेंगी ताकि स्टेशन जैसा ओरिजिनली था लेगोलस के लिए वैसा ही रहे। यहाँ अब ये भी सवाल उठता है क्या लोग एल्फाइन पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। लेकिन जैसा कून को समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग एल्फाइन अभी के लिए लोपोविया फैमिली की लोअर सर्वेंट की तरह यहाँ के सारे इंटरनल इशू को सॉल्व करेगी और यहाँ पर जो नो नेम और नेम रेगुलर की जो पंगे हैं वो सब चीजों को ठीक करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसमें ये लोग भी उनकी उतनी मदद नहीं कर सकते। ये सब चीजें यहाँ के लोगों को ही सुलझाना पड़ेगा। यहाँ पे हम बैम को देखते हैं जो कहता है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है बल्कि उसे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा और अभी के लिए हमें यहाँ से निकलना भी है। और अब फाइनली वैसे भी इन्हें काइजर का नाम मिल चुका था तो अब इन्हें फ्लोर ऑफ डेथ पर जाना है, जो कहते हुए कून स्लीपिंग आय को नीचे गिरा देता है और खुद बेड पे बैठ जाता है रेस्ट करने के लिए। लेकिन तभी अपना रैक आके उसे धक्का देता है ये कहते हुए कि यहाँ से हटो टर्टल, मैं इंजर्ड हूँ, मेरे को रेस्ट करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन कून जब ये देखता है तो उसका मजाक उड़ाते कहता है इंजर्ड से ज्यादा तुम लूजर हो, मैंने सुना तुम एरी फैमिली से हार गए। रैक अब काफी गुस्सा था और वो चिल कहता है यू डैम टर्टल। वही बैम काफी खोया हुआ था तो वो सोच रहा था कि मैं बदल भी सकता है या नहीं। यहाँ कून का मानना था कि अगर सही में यहाँ के अपनी लालच को कंट्रोल कर ले तो एक डिसेंट स्टेशन बन सकता है। ऐसे ही उतना आसान नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा पॉसिबल है। और वैसे भी सब चीजें बैम और कून नहीं कर सकते क्योंकि इस टावर में बहुत सारे फ्लोर है जहाँ पे अनइक्वालिटी है और साथ ही एक तरीके से ह्यूमन नेचर भी है और ये सब काम सिर्फ कोई गॉड ही कर सकता है, जो अभी के लिए ये लोग तो बिल्कुल नहीं है। इस पर बैम एक स्माइल के साथ एग्री कर जाता है और मैं अपने मन में सोचता है ऐसा सुनने के बाद एक पल के लिए मुझे भी लगता है काश हम लोग गॉड होते। और अभी लोग जब बात ही कर रहे थे तभी वहाँ पे तोड़ते हुए एंडोर आ जाती है जो कि बैम मैम चिल्ला रही थी और गुस्से में उसके सामने आके उससे कहती तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम फ्लोर ऑफ डेथ पर जा रहे हो। जब बैम कहता है मैंने शायद तुम्हें बताया तो था। एंडोर गुस्से में उसे कहती है पता नहीं तुम क्या बात कर रहे थे उस टाइम, मैंने कुछ भी सुना ही नहीं था और क्या तुम सही में फ्लोर ऑफ डेथ पर जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो। जब बैम कहता है कि तुम भला क्यों जाना चाहती हो, अच्छा रहे तुम ट्रेन से हो और वैसे भी मैंने एक रूमर सुना है कि वो जगह काफी खतरनाक है। जहाँ पे एंडोर्सी कहती है मेरे जाने का रीजन भी यही है क्योंकि मैंने बहुत पहले एक अफवाह सुनी थी कि वहाँ पर एक प्रिंस और जहाज है जिससे मैं काफी बरसों से मिलने की कोशिश कर रही हूँ और अकेले जाना वहाँ पर काफी खतरनाक और मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर यून मेरे साथ हो तो मैं शायद ऐसा कर सकूँ। यहाँ बैम बहाना देते हुए कहता है लेकिन वहाँ जाने के लिए तुम्हें ट्रेन की टिकट होगी। इस पर एंडोर्सी अपने हाथ में एक टिकट दिखाते हुए कहती है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास पहले से एक टिकट है, मैंने 10 बॉसेस को जब हराया था तो मुझे उनमें से एक टिकट मिल गई थी। और अब बैम के पास कोई रास्ता नहीं था, वो कून से पूछता है कि लगता है, जिस पर कून कहता है मैं श्योर नहीं हूँ क्या मैं इसे लेके चलना चाहिए या नहीं। जिस पर एंडोर्सी थोड़ा सा गुस्साती है और इन्हें पूछती है क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले चलना चाहते, ऐसा क्यों है, तुम्हें तो मुझे थैंक्स करना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ एक प्रिंसेस। जब मैम काफी दबी आवाजों में कहता है कि बस बात है कि मुझे नहीं लगता कि यूरी और एंडोर्सी एक साथ शांति से रह सकते हैं। और इसी पॉइंट पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से यहाँ की पूरी जमीन कांपने लग गई थी और बाकी लोग भी समझ नहीं पाते कि आखिर क्या हुआ। और जो खिड़की के बाहर देखते हैं तो वहाँ पर फाइट चल रही थी, यहाँ पे यूरी और कोई और भी था। और हम देखते यू जो कि करा को डांटते हुए कह रही थी कि तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो बुद्धू, अगर तुमने ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो बैम मतलब ट्रेन तक कैसे पहुंचेगा। या करा का अपना दूसरा बैग कर रहा था ये कहते हुए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं वैसे भी उसे ट्रेन पर चढ़ने से रोकना चाहता था, लेकिन तुम्हें इसके हम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हें अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए जो कि अभी खतरे में है। यूरी जहाज में यूरी को बात कुछ पसंद नहीं आई थी और हम देखते हैं कराका को जिसने एक मैसिव सिंशु बॉल अटैक बना लिया था जो कि देखने में किसी न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा लग रहा था। मैं यूरी इवान को उस रास्ते को बचाने के लिए कहती है ताकि बैम उसके दोस्त एल ट्रेन तक पहुंच सके। और हम देखते इवान को अपने पॉकेट से एक आइटम निकालते हुए जिसका नाम था फ्रॉग फिशर, जहाँ वो अपने अटैक का यूज करता है। इसका नाम था थर्ड डिजायर जो कि एक तरीके से कराका के पूरे अटैक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है या ऐसा कहीं निकल जाता है। वही कराका भी जब इस चीज को देखता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि कैसे उसके इतने बड़े अटैक को इस फिंगर ने बस एब्जॉर्ब कर लिया। और अब इवान उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही रेकलेस हो, तुमने ध्यान नहीं दिया लेकिन यहाँ पे 2 हाई रैंकर हैं और तुम हमें हल्के में बिल्कुल मत लेना क्योंकि हम ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं, तुम चाहे स्लेयर क्यों ना हो।
लेकिन फिर भी तुम एक रुकी हो और स्लेयर की पोजीशन पे तुम्हें बने हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ और तुमने इतनी जल्दी एक ऐसा डिसीजन ले लिया जिसे तुम वापस नहीं ले सकते, यानी कि यूरी पे अटैक करके। वही कराका काफी ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा था कि इवान ने कैसे उसके अटैक को ऑब्जर्व कर लिया। यहाँ उससे पूछता भी है क्या जो तुम्हारे फिंगर में चीज है, क्या तुमने इससे इस चीज को ऑब्जर्व किया था? जिसपे इवान कहता है हाँ, इसका नाम है फ्रॉग फिशर, जिसके पास 5 डिजायर की पावर है, जिसमें से एक थी हंगर। और हम देखते हैं दूसरे अटैक को, यहाँ पे इवान यूज करता है रिस्टोरेशन को, जिसकी वजह से जो पाथ टूट गया था वो वापस से बनने लग जाता है। जिसे देखकर कराका को भी कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसी एबिलिटी है, और कराका ये कंक्लूड करता है कि इससे सिंपल रिस्टोरेशन नहीं है, बल्कि ये किसी भी चीज को उसके फॉर्मल स्टेट में या जैसे वो पहले थी उसके अंदर ले आता है, जो कि अपने आप में काफी रिमार्केबल आइटम है। वही इस क्वार्टर से बैम और बाकी लोग खिड़की से देख रहे थे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और कैसे वो रोड टूट गई थी और फिर से बनने लग गई। वही बैम अब कराका को नोटिस करता है और मन में सोच रहा था मैंने इसे कहीं देखा है। वही अब कौन कहता है अब तो हमें एंडोसी को अपने साथ लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उतनी दूर के डिस्टेंस को इतने कम टाइम में पूरा करने के लिए हमें इसके बोंग बोंग की जरूरत पड़ेगी। जिसको सुनकर एंडोसी थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी कि वो कैसे इसके बारे में ऐसे बात कर रहा है जैसे इसका कुछ अपना यूज ही ना हो। लेकिन अब सीरियस होकर एंडोसी कहती है कि अगर वो अपनी टेक्निक भी यूज करे तो भी डायरेक्टली ट्रेन तक नहीं पहुंच सकते, और ऊपर से ये भी काफी ज्यादा मुश्किल चीज है कि यहाँ पे लोग काफी सारे हैं। जहाँ पर दूसरी तरफ इवान उस रास्ते को पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश कर रहा था, और इस टाइम पे कून काफी तेजी दिखाता है और सभी को कहता है हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि वापस से रास्ता डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और हम देखते हैं साची और बाकी लोगों को भी शिवशो ने समझाने की कोशिश भी करता है कि लगता है काफी खतरनाक सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि वो जो बंदा वहाँ लड़ रहा है वो पक्का कोई रैंकर है। जिसपे साची कहता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि पाथ अगर दोबारा डिस्ट्रॉय हो गया तो हम ट्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगे। और सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन पे जाने लगते हैं। जहाँ पे रेबी ट्रेन से पूछती है कि आखिर रैन का क्या होगा, क्योंकि वो इंजर्ड था। जब कौन कहता है उसका ध्यान इस चीज पे नहीं गया, और खासकर वो लोग जो कि पहले से इंजर्ड हैं उनको इस जगह पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक तरीके का वॉर जोन है रैंकर्स के बीच में, और कोई अगर गलती से उनके बीच में पड़ा तो मारा जाएगा। और इसीलिए जो लोग सेफली किसी भी तरीके से ट्रेन तक पहुंच सकते हैं उन्हीं लोगों को इनके साथ चलना चाहिए। जहाँ पे अब यॉन भी इस चीज को देख लेती है और वो भी इनके साथ जाने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ इवान अभी भी उस पाथ को बनाने में लगा हुआ था। वही यूरी अब कराका को ऐसे खड़े देखकर उसको मजाक उड़ाते हुए कहती है तुम्हें लगता है सदमा लग गया है, तुमने सोचा नहीं था कि तुम्हारा प्लान इतनी जल्दी कैसे खराब हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें तो लग रहा था कि रास्ता तोड़ने से तुम बैम को रोक लोगे, क्योंकि तुम ट्रेन पर बैम को इस तरीके का भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो एक रेगुलर का जोन है। और इसलिए रीजन है कि तुमने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला यहाँ पर आकर, जहाँ तुम बैम को मार सकते हो, जबकि तुम्हारे आदमी का बदला लेना सिर्फ एक बहाना था। वही कराका कहता है बिल्कुल सही, लेकिन अगर तुम मेरे बीच में आओगे तो तुम्हें और उस रास्ते को मैं दोनों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यूरी कहती है बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें काफी कॉन्फिडेंस है, लेकिन तुम औकात से ज्यादा बात कर रहे हो, और इसलिए तुम्हारे मरने का समय आ गया है, क्योंकि तुम मुझे नहीं हरा सकते। जिसके साथ ही हम देखते हैं यूरी को, जिसने एक ही जंप में सीधे कराका के पीछे आ गई थी और एक खतरनाक अटैक उसके फेस पे करती है, जो कि था न्यूक्लियर पंच, जो हम पहले भी देख चुके हैं, जो कि कराका को डायरेक्ट हिट लगी थी, लेकिन फिर भी उसे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वो एक चीज एडमायर करता है कि इसके अंदर काफी पावर थी, ये सही में हाफ फैमिली को बिलोंग करती है, जिनके पास इंक्रेडिबल पंच की पावर होती है। कराका इस दूसरे पंच को देखते सोचता है कि ऐसे तो मुझे एक दो अटैक से कुछ नहीं होगा, लेकिन लगातार अगर मेरे को ऐसी हिट लगे तो ये मेरे लिए भी अच्छी चीज नहीं है, और इसीलिए वो अपने शिंशु अटैक का शुरुआत करता है, जिसका नाम था वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस। और इसी के साथ हम पहला कराका का खतरनाक अटैक देख पाते हैं, जिसका नाम था ब्लैक ट्विलाइट। यूरी भी देखकर काफी ज्यादा अमेजिंग फील कर रही थी कि कराका ने उसके अटैक को झेल लिया बिना कोई चोट लिए, और इसीलिए अब यूरी सोचती है कि काफी साल हो गए, लेकिन अब उसे अपनी फुल पावर का यूज करना ही होगा, क्योंकि अगर इसने इसको आज छोड़ दिया तो किसी दिन उसका ग्रेटेस्ट एनिमी बन के लौटेगा। वहीं दूसरी तरफ बैम और बाकी टीममेट्स भी उस रास्ते तक आ चुके थे, जो कि अब जल्दी से हेल ट्रेन पर जाना चाहते थे। यहाँ पे शिविशु नीचे नोटिस करता है, जहाँ पे बहुत खतरनाक अटैक हो रहे थे, जो देख के उसे लगता है कि हाँ बिल्कुल पागलपन चल रहा है, किस लेवल का वॉर है। और वो कौन से एक लास्ट बार भी कंफर्मेशन मांगता है कि बहुत इंसीन चीजें जो हम करने जा रहे हैं। कून को ये लग रहा था कि इतनी खतरनाक बैटल होने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेटर इस फ्लोर का इनके बीच में क्यों नहीं आ रहा, क्या वो इस बैटल को नेसेसरी समझते हैं। लेकिन आखिर इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है,
जहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों की फाइट से बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन हो रहे थे, जैसे कि बड़े बड़े न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहे हो, वो भी एक ही टाइम पे। वही इवान जो अभी भी रास्ते को ठीक कर रहा था, वो इन लोगों को नोटिस कर लेता है और सोचता है क्या लोग सही में पागल हैं जो इस टाइम पे ट्रेन पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पास कोई चॉइस नहीं है लगता है। और हम देखते हैं कून को और बाकी लोगों को जब स्ट्रेटजी बना रहे थे कैसे वो सेफली पहुंच सकते हैं ट्रेन तक। रैक सभी को कहता है हमें किसी भी तरीके से बस ट्रेन तक पहुंचना है, क्योंकि वहाँ पहुंचने के बाद वो हम पे अटैक नहीं कर पाएगा और वैसे भी अभी वो डिस्ट्रैक्टेड है। लेकिन एक बात सभी को जान लेनी चाहिए कि जैसे ही उस रास्ते पे बढ़ेंगे वैसे ही स्टेशन की प्रोटेक्शन उनके लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो रेगुलर के लिए एरिया नहीं है। अगर गलती से उनमें से एक भी अटैक उनको टच भी कर दिया तो उसी सेम टाइम पे वो वेपराइज कर जाएंगे और एंडोर्सी उन लोगों को अपनी बॉम्ब टेक्निक से जहाँ पे रास्ता टूटा है उसमें जंप करने में हेल्प करेगी, ताकि वो जल्दी से ट्रेन तक पहुंच सके। और जो लोग भाग नहीं सकते उन लोगों को यहीं पे रुकना होगा। वहीं उन लोगों को ये भी कहता है कि अपनी अपनी जान का ध्यान रखना, क्योंकि कोई किसी को नहीं बचा सकता एक बार अगर तुम लड़ाई में पड़ गए। तो हमें ये बताया जाता कैसे कून का भाई रैन यहीं पे रुकने की सोच रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंजर्ड है, लेकिन बीटा इनके साथ है। वहीं वो योन को भी यहाँ रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो जाने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो अभी तक लड़ते हुए इसलिए आई है ताकि वो फ्लोर डेथ पर जा सके, और इसीलिए वैंगनान की टीम ने भी उसे छोड़ा था और बैम के साथ आने के लिए कहा था। और अगर वो अभी रुक जाती है तो भला वो अपना चेहरा उन्हें कैसे दिखाएगी। और योन यहाँ तक कहती है कि चाहे इसका मतलब अपनी जिंदगी को दाव पे लगाना क्यों ना हो। और योन के इसी डिटर्मिनेशन के साथ इसी पॉइंट पे टावर गॉड की एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, जहाँ पे कराका और यूरी की फाइट काफी ज्यादा इंटेंस हो चुकी है और चारों तरफ बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं, और अगर कोई गलती से बीच में पड़ा तो तुरंत मारा जाएगा। वहीं पे कून और बैम को बाकी लोगों के साथ डिसाइड करना है कि आखिर वो क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, और हर ट्रेन पे पहुंचने के लिए उन्हें कैसे स्ट्रेटजी बनानी है ताकि इस डिफिकल्ट सिचुएशन से वो लोग निकल सके। वहीं पे क्या कराका यहाँ पर क्या करने वाला है, आखिर उसके माइंड में कौन से प्लान है, और वो कौन से कॉन्फिडेंस की वजह से सीधे यूरी से टकरा गया, और क्या यूरी कराका को अभी हरा कर किसी तरीके से बैम किया उसके टीम की हेल्प कर पाएगी या नहीं। ये सब चीजें जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और जल्दी शुरू होने वाला है फ्लोर ऑफ डेथ। इसीलिए अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, और कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। तो तब तक के लिए बाय गाइस।